गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लाइव प्रोसेस पार्ट 5 पे डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करेंगे लाइव प्रोसेस पार्ट 6 ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, देखिए ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट बताना है, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। तो हम आज डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल के बारे में। देखिए ट्रांसपोर्टेशन का ही पार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कहीं यातायात के साधन जो होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, हमको कहीं जाना होता है क्या करते हैं, हम उसका इस्तेमाल करते हैं। कोई लगेज लाना होता है तो क्या करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी बॉडी के अंदर भी क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, तो उनको भी ट्रांसपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। तो इसी के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंतर्गत पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें से क्या देखिए क्या है, द ब्लड विच सर्कुलेट्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम carries oxygen from lungs, hormone from the endocrine glands and absorb food from the small intestine। ठीक है, मतलब क्या कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है क्या करता है, ब्लड मुख्य रूप से इसमें अपनी अहम भूमिका निभाता है। वो क्या करता है कि जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता, कहाँ से करता है, हमारे लंग से। जब हम लोग ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम ब्रीथ इन करते हैं उस समय क्या होता है, डिफ्यूजन के द्वारा जो ऑक्सीजन होती है हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है, और वही ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी की सेल्स तक सर्कुलेट करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए हार्मोन फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब क्या जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे ब्लड में सीधे हार्मोन मिक्स कर देती हैं, और वो ब्लड फिर पूरी सभी सेल्स तक जाता है, और वो हार्मोन जहाँ जिसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करती है। इस प्रकार से हार्मोन सर्कुलेट करते हैं। एंड डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट फूड हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया था कि जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, फूड का कंप्लीट डाइजेशन। इसके बाद में क्या होता है, वो ब्लड में चीज़ें मिल जाती जा करके हैं, और ब्लड में मिलने के बाद में सीधे ब्लड स्ट्रीम में मिलती हैं और वो प्रत्येक सेल तक पहुंच जाती हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। देखो ब्लड क्या होता है, कलर में कैसा होता है, रेड। ब्लड कैसा होता है, कलर में रेड होता है। रेड किस कारण होता है, हीमोग्लोबिन। किसके कारण, ब्लड जो रेड होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड रेड होता है। और हीमोग्लोबिन का फंक्शन मुख्य रूप से क्या होता है, वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का फंक्शन करता, कौन करता है, ब्लड करता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अब देखो ब्लड के मुख्य रूप से दो पार्ट हैं, किसके, ब्लड के दो पार्ट। कौन कौन से भाई दो पार्ट हैं, एक तो हो गया आपका प्लाज्मा। कौन सा पार्ट हो गया, एक पार्ट हो गया भाई प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट है ब्लड का आपके, एक हो गया पार्ट आपका प्लाज्मा और दूसरा पार्ट है आपका ब्लड का सेल्स। ठीक है, तो पहला तो हो गया जैसे मैंने बताया ब्लड के बारे में कि जो ब्लड में हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो ब्लड में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का कार्य करती है। अब जब हीमोग्लोबिन हमारी लंग्स से जब ऑक्सीजन जाके मिलती है ब्लड में, तो हीमोग्लोबिन में ये ऑक्सीजन मिलती है तो क्या बोलता है, वो बनाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब ब्लड में हमारे ऑक्सीजन मिल जाती तो वो बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जब हम ब्रीथ इन करते हैं और जैसे ही हम ब्रीथ आउट करते हैं, ब्रीथ आउट का मतलब जब जैसे सांस को बाहर छोड़ेंगे उस समय क्या होगा कि हमारे जो सेल्स तक हीमोग्लोबिन जाएगी, वो ट्रांसपोर्ट करके ले जाएगी किसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर से टूट जाएगा ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। अब फिर से क्या होगा, हीमोग्लोबिन में फिर से कार्बन डाइऑक्साइड मर्ज हो जाएगी, और जब फिर से हीमोग्लोबिन में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मर्ज हो जाएगी, तो ये बन जाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब हम ब्रीथ आउट करते हैं लंग्स तक आती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती। ठीक है, तो ब्लड हो गया, ये ब्लड को हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। पीएच के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। पीएच स्केल 0 से 14 मार्क्स तक होता है, जिसमें मिड पॉइंट होता है आपका 7 पे। अब कोई भी मटेरियल जो होता है अगर जो उसका पीएच लेस देन 7 होता है तो कैसा होता है, एसिडिक।
कैसा होता है? एसिडिक होता है। और किसी भी सब्सटेंस या मटेरियल का जो पीएच अगर जो 7 से एबव होता है तो वो होता है बेसिक। क्या होता है? बेसिक। तो मैंने बताया कि ब्लड का पीएच कितना है भाई? ब्लड का पीएच हो गया 7.4। तो आप बताएं कि ब्लड कैसा हो गया? बेसिक इन मीडियम हो गया। एक नॉर्मल ह्यूमन में ब्लड जो होता है 5 से 6 लीटर, कितना होता है? 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। एक चीज़ और बता दें आपको कि जो फीमेल्स होती हैं उस फीमेल्स में मेल की कंपेयर में हाफ एंड लीटर यानी कि आधा लीटर जो ब्लड होता है वो लेस होता है कंपेयर देन द मेंस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई ब्लड। ब्लड क्या हो गया? पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड ही क्या करता है पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी की ईच सेल तक, मतलब क्या है कि ईच का मतलब हमारी बॉडी में असंख्य कोशिकाएं हैं। ठीक है, तो सभी कोशिकाओं तक ब्लड ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखो ब्लड के दो पार्ट हो गए, एक हो गया प्लाज्मा और दूसरा पार्ट हो गया आपका ब्लड कार्सेल्स। प्लाज्मा जो होता है टोटल पार्ट का, यानी कि हमारी बॉडी में जितना ब्लड होता है टोटल ब्लड का 55% पार्ट होता है प्लाज्मा। सपोज दैट अगर जो हमारी बॉडी में 10 लीटर ब्लड है, 10 लीटर होता नहीं है, सपोज दैट फॉर एग्जांपल अगर जो हमारी बॉडी में 10 लीटर ब्लड है तो 55% का मतलब क्या हो जाएगा? 5.5 लीटर, यानी कि 5.5 लीटर ब्लड होगा, प्लाज्मा होगा। शेष क्या बचेगा आपका? रिमेन बचेगा आपका 4.5 लीटर, वो हो जाएगा आपका, क्या बचेगा आपका? ब्लड कार्सेल्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा की। ठीक है, तो प्लाज्मा हो गया 55% हो गया ब्लड का। अब इस प्लाज्मा में 90% क्या होगा? वाटर होगा। प्लाज्मा में क्या होगा? 90% होगा वाटर और शेष 10% में आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज होंगे। ठीक है, अब ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में देखिए क्या होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज में मैंने बताया आपको कि जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेज हैं उसमें जो एब्जॉर्ब फूड है, जैसे ग्लूकोज है ना, क्या? जैसे आपका ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सब एब्जॉर्ब फूड होते हैं। ये आपके क्या होते हैं? ये आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स में होते हैं। और दूसरा पार्ट आपका आता है इसका इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटास, ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है। प्लाज्मा जो होता है एल्कलाइन होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? एल्कलाइन होता है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब जो पारदर्शी होता है, आर पार जिसमें दिख जाए। ठीक है, और इसका फंक्शन मुख्य रूप से क्या होता है? इसका फंक्शन होता है फूड और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य भी प्लाज्मा करता है। बॉडी में जो हमारे वेस्ट मटेरियल जो मतलब उत्सर्जी पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं, टॉक्सिक होते हैं, वो भी ब्लड के माध्यम से शरीर से बाहर निकालने का कार्य कौन करता है? प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। हमारे प्लाज्मा में दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है मुख्य रूप से, एक होती है फाइब्रिनोजिन, ठीक है, और दूसरी होती है प्रोथ्रोम्बिन। कौन सी? एक फाइब्रिनोजिन होती है और दूसरी कौन सी होती है? प्रोथ्रोम्बिन होती है। तो जो फाइब्रिनोजिन होती है और प्रोथ्रोम्बिन क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग जानते हैं क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उस समय एक्सीडेंट में क्या होता है? कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो गया, टूट गया, तो उस समय हमारी बॉडी से ब्लड निकलता रहता है। अगर जो वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग ना हो तो हमारी बॉडी से पूरा ब्लड निकल जाएगा और मनुष्य की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो एक बीमारी होती है जिसको हीमोफीलिया बोलते हैं। तो जिन लोगों को हीमोफीलिया की बीमारी होती है उनमें क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और एक्सीडेंट होने पर उनकी बॉडी से पूरा ब्लड निकल जाता है, वो उपचार उनको सही समय पर नहीं मिलता तो उनकी डेथ हो जाती है। तो जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन प्रोटीन होती है ये क्या करती हैं? ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। अब देखिए ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में बताया। ब्लड कैरी किससे होता है? ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब पतली पतली नली, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती है तो उन्हीं के माध्यम से ये कैरी होता है। अब एक और प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं हिपैरिन प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिपैरिन। अब हिपैरिन का देखिए वह क्या होता है? हिपैरिन क्या करती है? जो हमारी ब्लड वेसल्स होती है, कभी आपको चोट लग गई
है ना। तो क्या होगा, हमारी जो रेड वेसल्स होंगी उसमें ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो रास्ता ब्रेक हो जाएगा। तो जो हिपैरिन होती है हमारी वेसल्स में, हिपैरिन ब्लड की क्लॉटिंग होने से रोकती है। तो ये इतना फंक्शन हो गया हमारे प्लाज्मा का, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, ब्लड कार्सेल्स की बात करते हैं, ठीक है। कितना पार्ट होता है हमारे टोटल ब्लड का, टोटल ब्लड का हमारे पार्ट है 45% क्या है, ब्लड कार्सेल्स, ठीक है। अब देखो ब्लड कार्सेल्स जो होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट टाइप है आपका आरबीसी, सेकेंड है डब्ल्यूबीसी, थर्ड है प्लेटलेट्स। फर्स्ट पॉइंट के बारे में करते हैं। आरबीसी मतलब क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्सेल्स कहा जाता है। अब देखो ये आरबीसी हैं, इनको बोलते हैं रेड ब्लड कार्सेल्स बोलते हैं। इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो, कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, ठीक है। और इनकी डेथ कहाँ होती है, स्प्लीन और लीवर में। कहाँ होती है डेथ इनकी, स्प्लीन और लीवर में। इनकी लाइफ साइकिल कितनी होती है, 120 डेज, यानी कि 1 से 20 दिन तक ही हमारी आरबीसी जीवित रहती हैं। तो अगर किसी को आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आप दुबले नहीं होने वाले। ये मत समझिए कि ब्लड देने से हम दुबले हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी लाइफ केवल 1 से 20 दिन होती है। किसी को आप दे देंगे, नहीं भी देंगे तो 1 से 20 दिन के बाद ये नष्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए ब्लड डोनेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आरबीसी कमी से एक रोग होता है जिसे हम एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। और कैसे मालूम होता है कि हमारी बॉडी में भाई आरबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी कम है या प्लेटलेट्स कम है, तो क्या होता है, इनकी मेजरमेंट होता है कि प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में इनकी संख्या होती है 50 लाख से 55 लाख, 50 लाख टू 55 लाख। अब मेल्स में क्या होता है, देखो मेल्स में इसकी संख्या ज़्यादा होती है, मतलब 55 लाख के अप्रॉक्सीमेट होती है, और फीमेल्स में अप्रॉक्सीमेट 50 लाख तक होती है फीमेल्स में, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आरबीसी। इसके बाद में और एक चीज़ है, हाँ ये इसकी जो आरबीसी की जो सेल होती है, आरबीसी की जो सेल होती है वो होती है नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब इसकी जो कोशिका, सपोज दैट ये कोशिका है और इसमें ये न्यूक्लियस है। तो जो आरबीसी होगी तो वहाँ पे ये न्यूक्लियस उसमें नहीं होगा, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। लेकिन जो कैमल होता है और लांबा, दो ऐसे एनिमल हैं, कैमल और लांबा, उनकी जो सेल्स में जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है ना। तो कैमल और लांबा की जो आरबीसी होगी तो वो न्यूक्लिएटेड होगी, बाकी सभी की आरबीसी जो होगी वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। सेकेंड टर्म की बात करते हैं हम, डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड कार्सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, जो वाइट ब्लड कार्सेल्स होती है संख्या में तो कम होती हैं, जैसे आरबीसी थी 50 टू 55 लाख तक थी, लेकिन इनकी संख्या क्या होती है, प्रति क्यूबिक मिलीमीटर में डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है 6 टू 10,000 ओनली होती है। लेकिन ये बहुत अहम भूमिका निभाती है हमारी बॉडी के अंदर। क्या करती है, ये फाइटिंग करती हैं, इनको हम सोल्जर सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी को डिजीज से बचाने का कार्य करती हैं। इनकी लेकिन लाइफ बहुत कम होती है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इनकी लाइफ होती है 1 से 2 डेज, मतलब 1 से 2 दिन इनकी मुख्य रूप से लाइफ होती है। जो डब्ल्यूबीसी होती हैं वो कलरलेस होती हैं। अब मैंने अभी आरबीसी की बात की थी कि उनकी जो आरबीसी की जो सेल्स होती हैं उनमें वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, लेकिन जो डब्ल्यूबीसी सेल्स होती हैं ये न्यूक्लिएटेड। मीन्स क्या कि अगर डब्ल्यूबीसी है तो उसमें न्यूक्लियस होगा, अगर डब्ल्यूबीसी अगर आरबीसी की बात करेंगे हम, आरबीसी तो क्या होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, यानी कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा और डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होगा, ठीक है। क्या करती हैं, डिजीज से हमको प्रिवेंट करती हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी मुख्य रूप से 2 टाइप्स की होती हैं, एक होती है ग्रेन्युलोसाइट और दूसरी होती हैं अग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। पहला है ग्रेन्युलोसाइट देखिए, और दूसरा है आपका अग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी। तो हम बात करते हैं, पहले फर्स्ट हो गया आपका आरबीसी, दूसरा हो गया डब्ल्यूबीसी, ठीक है। थर्ड है आपका प्लेटलेट्स, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट बात करते हैं प्लेटलेट्स। देखो प्लेटलेट्स क्या होती हैं, इनका भी फार्मेशन, प्लेटलेट्स का फार्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में, अस्थि मज्जा जिसको बोलते हैं, कहाँ होता है, बोन मैरो में इसका फार्मेशन होता है। और डेथ कहाँ होती है, स्प्लीन में, किसकी, प्लेटलेट्स की। इनकी भी लाइफ कम होती है, 3 to 5 डेज ही लाइफ होती है हमारी प्लेटलेट्स की। और ये भी क्या करती है, जैसे अभी बात किया था मैंने आपको
फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, तो प्लेटलेट्स भी हमारी क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग में अहम भूमिका निभाती है, हेल्प करती हैं, ठीक है। और इनकी जो सेल होती है वो क्या है, नॉन न्यूक्लिएटेड, यानी कि इनकी भी सेल जो है उसमें न्यूक्लियस क्या होगा, नहीं होगा। तो ये बात हो गई प्लेटलेट्स की। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं WBC के पार्ट के बारे में। अब देखो जो WBC है वो दो टाइप की होती हैं, एक हो गया ग्रेन्युलोसाइट और दूसरा हो गया अग्रेन्युलोसाइट। अब ग्रेन्युलोसाइट की बात मतलब ग्रेन्युलर मतलब दानेदार, मतलब क्या है कि जो WBC कुछ इस टाइप की होती हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युलर मतलब छोटे छोटे दाने होते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्रेन्युलोसाइट। और जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर नहीं होता उसको बोलते हैं अग्रेन्युलोसाइट। अब देखो जो ग्रेन्युलोसाइट सेल हैं वो 3 टाइप की हो गई। WBC की जो टाइप है ग्रेन्युलोसाइट, इसके 3 टाइप होते हैं। पहला है आपका इओसिनोफिल्स, क्या है, इओसिनोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स, तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। अब देखो कैसे याद करेंगे, इसको भूल जाता है ये, कैसे याद करें, इओसिनोफिल्स है, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एसिड, बेस और क्या पढ़ा होगा, एसिड पढ़ा होगा, बेस पढ़ा होगा, और दोनों में मिलकर क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो क्या ए से पढ़िए, ई मान लीजिए इओसिनोफिल्स हो गया, ओके। दूसरा हो गया बेस को बेसोफिल्स मान लीजिए, दोनों को मिला दिया क्या हो गया, न्यूट्रोफिल्स, क्या हो गया आपका, न्यूट्रोफिल्स हो गया। अब इसकी विशेषता क्या होती है कि जो इओसिनोफिल्स आपकी होती हैं इनका जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो अभिरंजित होता है अम्लीय रंजक से। ये क्या होता है, इनका जो साइटोप्लाज्म कह सकते हैं ये अम्लीय रंजक से अभिरंजित सेल्स होती हैं। कौन सी, इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स जो होती हैं वो क्या होगा, क्षारीय अभिरंजक से अभिरंजित होती हैं ये सेल्स। और न्यूट्रोफिल्स क्या होती हैं, नाम ही उनका है न्यूट्रल, क्या ये उदासीन अभिरंजकों से अभिरंजित होती हैं, इसीलिए इनका नाम है इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो ये तो बात हो गई ग्रेन्युलोसाइट की। अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं अग्रेन्युलोसाइट। तो देखो अग्रेन्युलोसाइट जो होती है वो 2 टाइप की सेल्स होती हैं आपकी, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। कौन सी होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने अभी डिस्कस किया ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, उसी के अंतर्गत आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, उसी का एक पार्ट है ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, देखो कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है ब्लड, है ना। ब्लड क्या करता है, पूरी बॉडी में कैसे सर्कुलेट, इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि इतनी स्मॉल सेल जिसको हम ऐसे देख नहीं सकते हैं, ये ब्लड कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन के थ्रू हमारी ईच सेल तक जाता है। और इवरी सेल में क्या है, सारे मैकेनिज्म होते हैं जो आपको क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा। फंक्शन ऑफ सेल, सेल के पार्ट कौन से होते हैं इसके बारे में डिस्कस किया होगा। तो क्या है, ब्लड हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है। थैंक यू, और नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे लाइफ प्रोसेस पार्ट 7 में।